हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन किसी भी देश की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसके बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो एक शुरुआत में कहानी दिया है। इसमें एक लड़का है, देखिए हैवन नाम है और ये अपने पिता के साथ दूर के गांव से ये गुवाहाटी आया हुआ है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब सी चीजों में जाते देखता है जो सड़क पे चलती है। तो वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वो आश्चर्य से अपने पिता से पूछ रहा है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें और गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसे धातुओं का प्रयोग किया गया है और ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो धातुओं से बनी हुई भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग किए जाने वाले धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? जैसा कि हमने पढ़ा है कि भूपर्पटी, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती है, यानी शुद्ध करके उनका शोधन के द्वारा ही हमें अशुद्धियों निकाल कर तब हमें शुद्ध धातुएं प्राप्त होती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि तक सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर हो गए, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज देखें तो सभी जो खनिज है, सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों द्वारा चलित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी क्या होते हैं, खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में हम देखें तो अपनी जो जीविका है, अपनी सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि खनिज जो है वो दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान, यानी इसमें भी जो हम दंतमंजन करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं खनिज मिलावट होती है, खनिज के द्वारा वो बनाया जाता है। जैसे यहाँ दिया है कि दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपकर्षक खनिज जैसे कि सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं जो उसमें लगाए जाते हैं। जो फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से ये प्राप्त होता है, यानी उसमें मिलाया जाता है जो दांतों को गलने से रोकता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि जो कि ये होते हैं र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा इनाटेज नामक एक खनिजों से प्राप्त होते हैं। ये भिन्न भिन्न खनिजों के नाम है। और कुछ दंत मंजन जो होते हैं जो चमक प्रदान भी करते हैं दांतों को, उनका कारण अभ्रक है, यानी अभ्रक भी उसमें मिक्स होता है जो दांतों को चमक प्रदान करता है। टूथब्रश व पेस्ट के ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? यानी हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम तक का भी प्रयोग क्योंकि प्लास्टिक के लिए उसी से जो उसमें से जो और पदार्थ निकाल जाते हैं उससे बनाया जाता है, तो उसका प्रयोग करके उसके ट्यूब प्लास्टिक के जो उसका ट्यूब पाइप होता है उसे बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। जो भी सजीव वस्तुएं या पेड़ पौधे उनको भी खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है उनकी ग्रोथ के लिए। जो ह्यूमन है तो ह्यूमन को भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में खनिज की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए यहाँ दिया है कि खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यानी भले ही कम प्रतिशत है लेकिन हमारे शरीर के लिए ये खनिज जो है बहुत अति आवश्यक है। बिना इनके हम सिर्फ अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि खनिज क्या है। खनिज जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नहीं खनिज ऐसा जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार
खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा होता है, नरम चूना तक सम्मिलित है। और खनिज इतने विविध क्यों होते हैं, यानी विभिन्न कठोर से लेकर नरम तक, यानी विविधता इसमें क्यों होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने पहले चट्टानों के विषय में पढ़ चुके हैं। तो चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक ही हैं। जो चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। कुछ चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें भिन्न भिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन हम देखें तो अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत होती है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर क्या करते हैं, खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। तो भूगोलविद जो होते हैं या भूवैज्ञानिक, ये ही विशेषतर खनिजों का अध्ययन करते हैं। भूगोलविद जो होते हैं स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु वो क्या करते हैं, खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। वह भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं जो भूगोलविद होते हैं। परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। जैसे जो सामान्य और वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु भी बहुत सारे खनिजों को हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण दिया हुआ है, लेकिन ये जो चार्ट है, ये चार्ट स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें चार्ट को हम क्या करते हैं, अलग से देखते हैं। और ऊपर से यहाँ पे जैसे देखिए 3 भागों में बांटा गया खनिजों का। एक ये वाला जो भाग है यहाँ पे धात्विक खनिज है, ये है अधात्विक खनिज यहाँ पे, वो ये ऊर्जा खनिज, यानी इससे हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो धात्विक में वही, यानी धातुएं इसमें शामिल की जाती हैं। यानी इसमें जो एक, इसमें हम इसको भी कई भागों में बांटा हुआ है। इसको बांटा है लौह धातुओं में, कुछ लौह धातुएं हैं, कुछ अलौह धातुएं हैं। और तीसरा दिया हुआ है कि बहुमूल्य खनिज प्रकार के होते हैं। जैसे बहुमूल्य खनिज में शामिल किए जा सकते हैं इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम और इस प्रकार के जो बहुमूल्य धातु खनिज है, इसको शामिल करते हैं। लौह में यानी इसमें हम लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। और लौह धातु के अंदर तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सारी चीजें क्या है, ये अलौह धातुएं हैं। इसी प्रकार अधात्विक में इसमें जैसे अभ्रक हो गया, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये क्या, इसमें लोहे की मात्रा नहीं है, ये इसलिए इसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की इमारतों में इन सब का प्रयोग बहुत सारे, कुछ तो इसमें से खाने जैसे नमक हो गया, ये अधात्विक खनिज ही है, लेकिन क्या है, इसको हम खाने में प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे खनिजों का इमारत बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा खनिज हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इसमें शामिल किया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ परिवहन के साधनों में उनको ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है चलाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि खनिजों की जो उपलब्धता है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए सामान्यतः हम देखें तो खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क यानी जो इनका कहेंगे जो अशुद्ध रूप होता है, उसको हम अयस्क कहते हैं। तो वहां से जब शुद्ध रूप में इसको हम प्राप्त करते हैं, तो फिर जाके उसे हम शुद्ध खनिज के रूप में कह सकते हैं। तो पहले तो इसको हम अयस्क के रूप में खोद कर निकालते हैं। और किसी भी खनिज में अन्य अवयव जो होते हैं या तत्व होते हैं, तत्वों के मिश्रण या संचय हमें उसमें देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि जो विभिन्न प्रकार जो वो हम निकालते हैं खोद करके जमीन के अंदर से, तो उसमें विभिन्न प्रकार के चीजों का, अवयवों का मिश्रण रहता है। तो उस हेतु शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो अयस्क, उसको हम अयस्क के लिए प्रयोग करते हैं। और जब उसको हम शुद्ध कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें से जो
अवयव वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको निकाल देते हैं, तब जाके हमें खनिज प्राप्त होता है शुद्ध रूप में। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, यानी उसी अयस्क को खोला जाता है जिसमें हमें लगे या कि इसमें खनिजों की मात्रा अधिक है। नहीं तो फिर ऐसे जिसमें बहुत कम मात्रा रहती है उसे छोड़ दिया जाता है, जो यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है उसे छोड़ दिया जाता है। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण उनकी संरचना पर भी निर्भर है और खनन सुविधा इसके मूल्यों को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें, यानी ये भी एक प्रकार के शैलें हैं। तो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, उनके जोड़ों, उनके जो भ्रंश होते हैं विदरों में मिलते हैं, छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे जब भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में ये प्राप्त होते हैं। आगे हम देखें तो अनेक खनिज अवसादी चट्टानों में भी बहुत सारे पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अवसादी चट्टान जो कि हम जानते हैं सबके, ये परतदार चट्टान होते हैं, परत दर परत जमाव के दौरान इनका निर्माण हुआ रहता है, तो उनमें संस्तर पाए जाएंगे या परत, तो इन संस्तरों के बीच में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है, यानी निक्षेपण, संचयन और जमाव से इनका निर्माण होता है। और कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के जो लौह अयस्कों का निर्माण होता है वो लंबी अवधि तक अत्यधिक मात्रा में इन्हीं सबके संचय द्वारा हमें देखने को मिलेगा। यानी जब उनका ऊष्मा व दबाव द्वारा दबाव का परिणाम होता है कि उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उससे कोयले का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम हो गए, यानी ये भी अवसादी चट्टानों से ही पाए जाने वाले खनिज है, जैसे जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम, ये सारे सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आइए हम देखते हैं खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन, यानी चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। अगला पॉइंट देखें तो पहाड़ियों के आधार पे तथा घाटी तल के रेत में भी जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप है। जो घाटियों में पाए जाते हैं खनिज उन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से हम जानते हैं। और इन्हें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं इनमें जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, यानी जल के द्वारा घिस नहीं पाते हैं, इसमें निक्षेपित हो गए रहते हैं। इन खनिजों में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, टिन, प्लेटिनम, ये सारे हैं जो कि ऊपर से पहाड़ियों से निकल के आ रहे हैं, तो चट्टानों के सहारे, नदियों के जल के सहारे, धाराओं के सहारे उसमें पड़े रहते हैं जलोढ़ मिट्टी में, या तो इसे हम कहते हैं प्लेसर निक्षेप, जो कि घिसते नहीं हैं। अगला पॉइंट है कि महासागरीय जल में भी देखें तो विशाल मात्रा में खनिज हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तरित होने से इनकी जो आर्थिक सार्थकता है कम है। फिर भी सामान्य देखें तो सामान्य रूप से नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही अपग्रहित होते हैं, यहाँ से हम इसे ड्राइव करते हैं। और महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाएं मिलती हैं, नोड्स होते हैं, मैग्नीज के नोड्स भी वो धनी होते हैं जो महासागरीय तली है वो, तो यहाँ से हमें इसे निकालने में काफी सहायता मिलता है। यहाँ पे जैसे दिया है एक रोचक तथ्य, तो आइए हम भी इस रोचक तथ्य को जानते हैं। दिया है रैट होल। रैट होल क्या होता है, यानी ये भी एक प्रकार की खनन प्रक्रिया है, तो आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांशतः खनिज राष्ट्रीयकृत है? इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, यानी जब तक राष्ट्र की अनुमति नहीं होगी तब तक उसको खनन नहीं किया जा सकता। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के जो अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे जैसे दिया है कि आप खुद सोचें कि एक खुली खदान और उत्खनन एक सैप्टयुक्त भूमि खदान में क्या अंतर होता है।
तो आप बता सकते हैं ये क्या है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यानी बहुत क्या है, संपन्न है इन सब में, और इनका वितरण असमान है। जैसे मोटे तौर पे प्रायद्वीपीय जो चट्टानें हैं या प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हम देखें तो इसमें कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक, अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के भी अधिकांश भंडार यहाँ पे संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर भी, गुजरात हो गया, असम के तल छठी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं हम देखें तो। इसके साथ साथ आगे हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीप की जो शैल क्रम है उसके साथ साथ राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में देखें तो जो विस्तृत जलोढ़ का मैदान है उत्तर भारत का, यह आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन है, यानी यहाँ पे कोई लौह धातु या लौह खनिज नहीं पाए जाते हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, यानी वहाँ की प्रक्रिया और समय के कारण भी है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि जो अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार के निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवटता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी इस प्रकार के खनिज को निक्षेप है ये या फिर भंडार होते हैं जो, यानी फिर खदान बन जाते हैं, यानी जब उसका संचय का पता चलता है सरकार को, वहाँ स्थानीय लोगों को, तो फिर वो क्या होते हैं, एक भंडार के रूप में वहां से मतलब समयानुसार धीरे धीरे खनन होने लगता है और वो एक उन खनिजों का भंडार बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लौह खनिज के बारे में। देखिए जो लौह खनिज है ये धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। आगे लौह अयस्क, इसमें देखें आयरन ओर के बारे में, तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, यानी आधारभूत खनिज है, बहुत सारे उद्योगों की आधारभूत संरचना के निर्माण में सहायक है। यहाँ पे देखिए चार्ट दिया है लेकिन इसमें स्पष्ट तो दिख नहीं रहा है। इस चार्ट को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखते हैं जिस ये एक तथ्य दिया हुआ है कि कन्नड़ भाषा में जो कुदरे शब्द है इसका अर्थ है घोड़ा, यानी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं ये बैल के डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण भी इन सब का नाम हम कह सकते हैं कि इस नाम पे ही, मतलब उस प्रकार की आकृति से मिल रही है, तो बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं उसका नाम बेलाडीला की पहाड़ियां पड़ा। जो कुद्र कर्नाटक जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख खान ये हो गया, कुदरे के अर्थ से यानी घोड़े से मिलता जुलता है, तो इस आधार पर उसका नाम पड़ा है कुद्रेमुख पहाड़ी। आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने ऊपर अभी देखा है लौह अयस्क के बारे में कि ये विकास की रीढ़ है लौह अयस्क। भारत में जो लौह अयस्क है इसके विपुल संसाधन भी विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहान से युक्त लौह अयस्क में धनी है और मैग्नेटाइट जो इसमें से कई प्रकार के होते हैं, लोहे के जो प्रकार होता है, तो जो लौह अयस्क प्रकार इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें से दिया है कि जो मैग्नेटाइट होता है ये सबसे अच्छा प्रकार का उत्तम कोटि का क्या होता है, लौह अयस्क होता है। इसमें जो होता है जो लोहे की मात्रा होती है वो 70% तक पाई जाती है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं और जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, यानी जितने भी औद्योगिक कार्य होते हैं उद्योग में अधिकांश मात्रा में लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता है हेमेटाइट प्रकार का। ठीक, इसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की जो मात्रा है मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। आगे है कि इसमें लोहांश जो है 50 से 60% तक पाया जाता है। आगे हम देखते हैं तो मैग्नेटाइट के बाद इसमें हेमेटाइट कुछ अंतर आ जाता है। लगभग हेमेटाइट में दे रहा है कि इसमें जो है तो वही दे रहा है कि मैग्नेटाइट में हमने देखा कि इसमें जो मात्रा भी दिया है कि 70% तक लोहांश होता है, लेकिन जो हेमेटाइट है हेमेटाइट में 50 से 60% तक। आगे देखते हैं भारत में लौह अयस्क की पेटियों के बारे में दिया है। तो जैसे यहाँ दिया है ओडिशा झारखंड पेटी, तो देखिए यहाँ दिया है कि जो ओडिशा है, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व
केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से समृद्ध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट जो अयस्क है पाया जाता है। इसमें दिया है कि इस गुणवत्ता के लौह अयस्क यहाँ पे 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात के बनने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है और इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान, दक्षिण कोरिया को भी निर्यात कर दिया जाता है। आगे पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु व तुमकुरु पेटी। ये पेटी में देखिए दिया हुआ है कि ये जो पेटी है इसमें कर्नाटक की इस पेटी है, मतलब इनका विस्तार इस भागों में है। इसमें लौह अयस्क के जो बृहद राशि संचित है और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है इसमें अवस्थित कुद्रेमुख के खान जो कुद्रेमुख के खान है 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है ये। और लौह अयस्क करदम रूप में यहाँ पे पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। यहाँ से महाराष्ट्र गोवा पेटी हम देखें तो महाराष्ट्र गोवा पेटी में दिया है कि देखिए यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है यहाँ पे रत्नागिरी जिले हो गया। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। और मारमा गांव पत्तन जो कि गोवा में है इसका यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। इस पेटी में जो लौह अयस्क का खनन किया जाता है। आगे हम देखते हैं मैग्नीज का खनन। तो देखिए मैग्नीज जो मुख्य रूप से इस इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाना है हमें तो इसमें लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। हम देखिए यहाँ पे दिया है महत्वपूर्ण खनिज भारत के, जैसे यहाँ पे दिया लौह अयस्क क्षेत्र को दिखाया है। इन क्षेत्रों में ये जो यहाँ पे उड़ीसा का भाग हो गया, झारखंड उड़ीसा इधर हो गया, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़ का भाग हो गया। ये सारे लौह अयस्क के लिए इधर हमने अभी चिक्कमंगलुरु हमने पढ़ा है। अभी रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र में हो जाएंगे, रत्नागिरी जिले इधर का भाग हो गया। यहाँ पे अभी हमने कुद्रेमुख कर्नाटक में कुद्रेमुख पहाड़ी देखा है, खाने देखी हैं। इन क्षेत्र में लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। और यहाँ पे मैग्नीज के खानों में दिखाया गया है। तो जैसे ये दिया है अभ्रक, ये क्षेत्र गया हो गया, ये हो गया आपका हजारीबाग, अजमेर, ये सारे क्षेत्र जो दिखाया गया है अभ्रक के लिए दिखाया गया है। इसमें स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, मैं बता रही हूँ तो कुछ समझ में आ जाएगा इससे। बाक्साइट का जैसे बाक्साइट का क्षेत्र यहाँ पे दिया है। बाक्साइट के उड़ीसा में भी बाक्साइट का क्षेत्र दिया हुआ है। ये एमपी में कटनी क्षेत्र, अमरकंटक दिया हुआ है। इन सब क्षेत्रों में ये पारादीप हो गया, पारादीप विशाखापट्टनम में सारे लौह अयस्क निर्यातक पत्तन है। यानी यहाँ से जो इस क्षेत्र से लौह अयस्क निर्यात उत्पादन किया जाता है ये पारादीप से निर्यात कर दिया जाता है। इस क्षेत्र से उत्पादन किया जाता है तो विशाखापट्टनम द्वारा। और हमने एक मारमा गोवा जो पढ़ा है गोवा में बंदरगाह की, इसके द्वारा जो महाराष्ट्र व गोवा में रत्नागिरी जिले में जो उत्पादन किया जाता है लौह अयस्क इसके द्वारा निर्यात किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि भारत में जो उड़ीसा है ये मैग्नीज का बहुत एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का ये 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ था मैग्नीज का। यदि अलौह खनिजों में हम देखें तो देखिए जो अलौह खनिज है इसमें भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि जो ये खनिज है जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना ये सारे आते हैं, धातु शोधन में, इंजीनियरिंग में, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तांबा व बॉक्साइट के वितरण को। तो देखिए तांबा को देखते हैं। देखिए भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से तो न्यून है और घातवर्ध है। ये एक प्रकार का मेटल है, यानी मतलब बहुत तन्यता इसमें होती है। तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के
तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। यानी इसको खींच के जितना भी खींचा जाए उतना इसमें तन्यता का गुण है कि टूटेगा नहीं। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का झारखंड का सिंहभूम जिला भी है, ये तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान के जो खेतड़ी खदानें भी हैं, ये भी तांबे के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। ये देखिए मलाज खंड, मलंज खंड या मलाज खंड के नाम से जाना जाता है। ये तांबा की खदान है। ये मलाज खंड जो है, ये जो तांबे की खाद है, मलाज खंड खान या खदान, ये स्थित है। ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खान है। आगे हम बॉक्साइट देखते हैं। देखिए बॉक्साइट के बारे में दिया है कि अनेक अयस्कों में ये एल्युमिनियम पाया जाता है, और परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है, एक अयस्क है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धकता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं बॉक्साइट उत्पादन में, जैसे ये मलाज खंड खान को हमने देखा अभी, और हम देखते हैं कि ओडिशा जो है भारत का सबसे बड़ा ऑक्साइड उत्पादक राज्य है बॉक्साइट उत्पादन में। यहाँ पे कोरापुट जो जिला है उड़ीसा का, इसमें पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। यानी जो कोरापुट जिले में पंचपतमाली में बॉक्साइट के निक्षेप अधिक मात्रा में है उड़ीसा में। आइए रोचक तथ्य का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कितना रोचक तथ्य है। देखिए एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट जो नेपोलियन तृतीय थे, इन्होंने अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। और इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। यानी एल्युमिनियम का इतना महत्व था उस काल में कि वो अपने मेहमानों को एल्युमिनियम के बर्तन में, खास मेहमानों को, जबकि आम मेहमान जो होते थे उनको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। आइए हम देखते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। तो पहले है अभ्रक। देखिए अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्पिल्ट आसानी से ही हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। कई हजार परतें कुछ सेंटीमीटर में समाहित हो सकती हैं अभ्रक की परतें। अभ्रक पारदर्शी काले, लाल, हरे, पीले, भूरे रंग के हो सकते हैं। इसकी जो सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति है, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता है अभ्रक की। ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं कि इसी के कारण जो अभ्रक है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत प्रयोग होने वाला एक अपरिहार्य खनिज के रूप में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर जो पठार है, इसके उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। अभ्रक बिहार झारखंड की कोडरमा या गया हजारीबाग जो पेटी है, बिहार झारखंड में ये जो पेटी है कोडरमा गया हजारीबाग, ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में से है। वह राजस्थान में देखें तो राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश के महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी में से एक है। चट्टानी खनिजों में देखें तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। देखिए जो चूना पत्थर है कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः असादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन के भट्टियों के लिए अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं, देखिए जो खनन है, देखिए खनन को घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्रीज बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम भी आवश्यक है। पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है ताकि अच्छे से खनन प्रक्रियाएं इसको संचालित किए जा सके ताकि नुकसान ना हो आम लोगों को, या फिर इसकी इतना उपभोग ना हो कि फिर आगे जाके इसके खत्म होने के खतरे हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया है कि खनन के जोखिम और खतरे, तो इसमें हम देखते हैं दिया है कि क्या आपने कभी
जो खनिक होते हैं, जो खनन करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है। खनन का खनिकों के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। खदाने में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वे लगातार धूल, हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार भी हो जाते थे। खदानों की छतें हैं, छतों के गिरने से, सैलाब आने से, जल प्लावित होने से, कोयले की खदानों में आग लगने आदि ये खतरे जो है खदान श्रमिकों के लिए क्या है, एक अस्थायी है। यानी खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का भी अवक्षय हो जाता है। नदियां ये भी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती हैं। यानी बहुत सारी समस्याएं भी खनन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। पर्यावरण से लेके जो है कि जो श्रमिक लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पे बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खनिजों का संरक्षण, देखिए खनिजों के संरक्षण भी आवश्यक है। यदि अंधाधुंध दोहन किया जाए तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे ये सब, फिर आगे आने वाले हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए हम सभी को उद्योग और कृषि, खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है ही। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी के 1% जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की जो दर है वो अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत जो बढ़ती है, क्योंकि जो खनिज होते हैं ये उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ भी उनकी गुणवत्ता भी घटने लगेगी। और अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा, ताकि हम इसका संरक्षण कर सकें। निम्न कोटि के जो अयस्क हैं उनका कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का हमें सतत विकास करने रहना होगा, कि जो निम्न कोटि के अयस्क है उनका भी हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, अधिक से अधिक उससे लाभ प्राप्त कर सके। धातु का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग हम करें, यानी जैसे लोहा है, अन्य सामग्री में प्रयोग किया जा रहा है, वो खराब हो जाता है, पुनः हम उसी लोहे को फिर पुनः एकत्र करें, पिघला के फिर उसके द्वारा सामान निर्मित कर सकते हैं। अन्य जो प्रतिस्थापनों का उपयोग है भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं, यानी उसके स्थान पे हमें उसमें रिसर्च शोध करना चाहिए कि अन्य प्रतिस्थापन मिल जाते हैं उसे, तो यदि वो समाप्त हो जाता है तो भी हम उसका एक विकल्प हमारे सामने रहेगा। ऊर्जा संसाधन के बारे में देखते हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन जो है सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, बिना ऊर्जा के संभव नहीं है अच्छी तरह से औद्योगिक विकास, न उच्च कोटि का विकास। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है हमें। और ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों से होता है, और ईंधन खनिज में शामिल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है इन सब का ऊर्जा के रूप में प्रयोग। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत दो भागों में हम बांटते हैं। जो परंपरागत साधन है इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। ये दोनों यानी जल विद्युत और ताप, यानी विद्युत जल से भी उत्पादन किया जाता है और ताप से भी। तो ये तो हो गए हमारे परंपरागत साधन। आगे हम देखते हैं गैर परंपरागत साधनों के बारे में। देखिए गैर परंपरागत जो साधन है इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सारे शामिल किए जाते हैं। ये है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार जो ग्रामीण घर हैं इसमें आवश्यक ऊर्जा का जो 70% से भी अधिक है इन दो साधनों से प्राप्त होता है। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका जो उपयोग है करते रहना कठिन हो रहा है, क्योंकि वन संसाधन घट रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपलों का भी उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हम देखते हैं कोयला देखते हैं। देखिए भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने के वाला एक जीवाश्म ईंधन है
और ये देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग भी प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों, घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई, दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल जो होते हैं उसमें क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और ये मुलायम होने के साथ साथ मुलायम लिग्नाइट जो होता है ये निम्न कोटि का होता है। आगे हम देखते हैं। मुलायम होने के साथ साथ इसकी अन्य विशेषताओं में हो सकता है कि ये इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी कम होती है। कार्बन की मात्रा कम हो सकती है और क्या हो सकता है, नमी युक्त हो सकता है। यहाँ पे देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें इसका सिंबल बनाया हुआ है कुछ कोयले की खानों का। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कोयले की खान, ये जो सिंबल बना है। देखिए यहाँ पे तलचर, कोरबा, सिंगरौली, ये सारे जो खाने हैं ये सारे कोयला के खाने हैं। यहाँ पे नैवेली, ये सारे कोयला खाने हैं। तेल क्षेत्र को यहाँ पे दिखाया गया है। इधर मुंबई हाई बेसिन क्षेत्र, इधर हमें देखने गुजरात में बड़ोदरा, कलोल क्षेत्र, ये सारे यहाँ पे झबुआ, ये सारे क्षेत्र दिखाया गया है। विजयपुर, अंता, ये सारे क्या हैं, ये तेल क्षेत्र हैं। इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम आगे नीचे इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, इसे देखते हैं। देखिए जो लिग्नाइट कोयला होता है, जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु में नवेली में मिलते हैं। विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो लिग्नाइट है प्रमुख रूप से विद्युत उत्पादन में इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अधिक जो सर्वाधिक भंडार है ये तमिलनाडु में हमें लिग्नाइट का मिलता है। गहराई में दबे व अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। यानी कहें कि सबसे अधिक गहराई में कौन सा कोयला मिलेगा तो उसका नाम है बिटुमिनस। वाणिज्यिक प्रयोग में यह जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। धातुओं गलाने में, शुद्ध करने में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। लोहे को गलाने में, प्रगलन पिघलाने में, करने में बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट की बात करें तो ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और ये क्या होता है, प्रथम श्रेणी का होता है और बहुत कठोर होता है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल में पाए जाते हैं। एक तो हो गया गोंडवाना क्रम की, जिसकी आयु जो है लगभग 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक मानी जाती है। तो ये प्रमुख कह सकते हैं कि भूगर्भिक युग है गोंडवाना की, जो गोंडवाना शैल क्रम की। तो ये हो गई, ये एक ये प्रमुख हो गई गोंडवाना शैल क्रम। और इसमें हम आगे देखते हैं, दूसरा हो गया यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, दूसरा हो गया टर्शियरी निक्षेप, टर्शियरी क्रम हो गया। तो दो इन युग शैलों से मिलता है, गोंडवाना से और टर्शियरी से, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। यानी सबसे पुराना हो गया हमारा गोंडवाना काल का और टर्शियरी युग का हो गया 55 लाख वर्ष पुराने, यानी ये नवीन है इससे। देखिए गोंडवाना जो कोयले हैं ये धातु शोधन कोयला है। धातु शोधन में इस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है। इस युग के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी हो गए, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में इसका विस्तार है। दामोदर घाटी के अंतर्गत झरिया, रानीगंज, बोकारो में भी स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी घाटी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव के निक्षेप हमें देखने को मिलेंगे। टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है ये उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला जो स्थूल पदार्थ है और इसका प्रयोग करने पे भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत जो गृह होते हैं वो कोयला क्षेत्रों के आसपास, यानी जहाँ पे कच्चा माल के रूप में मिलता है वहां पे ही उसके निकट स्थापित किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम पे। देखिए भारत में जो कोयले के पश्चात है ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है तो वो है पेट्रोलियम है या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मशीनों में स्नेहक के रूप में और अन्य प्रकार के विनिर्माण उद्योगों में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। देखिए इसमें तेल शोधनशालाएं होती हैं, संश्लेषित वस्त्र
उर्वरक बनाने में, असंख्य रसायन उद्योगों में नोडीय बिंदु का काम करता है। यानी बहुत सारे उद्योग जो हैं, बहुत सारे जो विनिर्माण क्षेत्र हैं, इस पे निर्भर है, पेट्रोलियम पे। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैलों की संरचनाओं में पाई जाती है। उनके संस्तर में अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती हैं। वलन, अपनति, गुंबदों वाले क्षेत्रों में देखें तो वहां पे पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। वहां पे ये उद्दोलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें देखें तो तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से भी रोकती हैं। देखिए, जो पेट्रोलियम है वो सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। यानी सरंध्र और असरंध्र चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ये ऊपर होगी और ऊपर ही पाई जाती है विशेष रूप से। भारत में मुंबई हाई क्षेत्र हो गया, गुजरात और असम के प्रमुख जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ये सम्मिलित किए जाते हैं इसके अंतर्गत, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित हम करें, कह रहा है। देखिए, अंकलेश्वर जो गुजरात में है, अंकलेश्वर जो क्षेत्र है गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, अंकलेश्वर। असम देखें तो असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र उत्पादक है, मतलब तेल उत्पादक क्षेत्र है। और इसमें अब जो डिगबोई है, ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो तेल किस खोज की गई थी, खनन किया गया था, वो किया गया था डिगबोई में। देखिए, डिगबोई, फिर नरकटिया, मोरन, हुगरीजन, ये सारे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं किस राज्य के? सबके सभी असम के हैं। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक गैस। देखिए, प्राकृतिक गैस जो है एक महत्वपूर्ण अच्छा स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन जो है, इसमें प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सनिद्र क्षेत्रों को खंभात की खाड़ी में पाए जाने के वाले जो तेल क्षेत्र हैं, संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहाँ पे प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। देखिए, 1700 किलोमीटर लंबी जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, ये मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम और उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत अन्य केंद्रों से जोड़ती है। ये 1700 HVJ यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक प्रकार की गैस पाइपलाइन है। तो जो मुंबई बेसिन से जो तेल मतलब प्राकृतिक गैसें जो निकलती हैं, उनको पश्चिम भारत और उत्तर भारत के जो उर्वरक क्षेत्र हैं, विद्युत उत्पादन क्षेत्र हैं, केंद्र है, वहां तक इनको पहुंचाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा खनिज पदार्थ रासायनिक खाद बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, जैसे दिया एक इन औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है ये लाइन, हजीरा जगदीशपुर लाइन। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोगता है, यानी ऊर्जा के क्षेत्र तो है, साथ साथ उर्वरकों में भी प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में तरल ईंधन और संपीड़ित प्राकृतिक यानी जो CNG होता है, CNG का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिस्थापन के रूप में लोकप्रिय हो सकता है CNG के। विद्युत के बारे में देखें तो देखिए, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग और विकास का सूचकांक माना जाता है कि जितने विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग जिन देशों में अधिक होगा, वो देश उतने अधिक विकसित माने जाएंगे। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है, जैसे प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है, और एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है, चाहे वो जल से उत्पन्न किया जाए, चाहे वो ताप विद्युत उत्पन्न किया जाए। आगे हम देखते हैं, तेज बहते हुए जल से किस प्रकार उत्पन्न करते हैं विद्युत। जैसे वो क्या करते हैं, विद्युत हम जब जानते हैं कि एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है जल से विद्युत उत्पन्न करना। भारत में देखें तो अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नंगल हो गया, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल परियोजना, ये सारे के सारे क्या करती हैं, विद्युत उत्पन्न करती हैं। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। और ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो इसके थोड़े क्या है नुकसान, यही है कि कार्बन का उत्सर्जन इससे अधिक होगा, प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन जल विद्युत से नहीं रहता है। आगे हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में,
तो देखिए ऊर्जा का जो बढ़ता उपभोग है इसने देश को कोयला, तेल व गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पे अत्यधिक निर्भर कर दिया है। इनके समाप्त होने का भी खतरा है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ इनकी जो संभाव्य कमी है, संभावना की, यानी इतने करोड़ों सालों में निर्मित होते हैं, फिर खत्म हो जाएँगे, निर्माण करने में बहुत अधिक समय लगेगा। कृत्रिम रूप से निर्माण करना इनका भी संभव नहीं है। भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति ये अनिश्चितताएँ उत्पन्न कर देती हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो जीवाश्म ईंधन है इनका प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करेगा, बढ़ोतरी करेगा, इनसे समस्याएं उत्पन्न होंगी। अतः जो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा भी वर्तमान समय अन्य नई नई तकनीकों का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है। तो इनके उपयोग की बहुत जरूरत है और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। आगे हम देखते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के बारे में। देखिए जो परमाणु अथवा जो आणविक ऊर्जा है ये अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। साथ ही साथ यूरेनियम और थोरियम जो कि झारखंड, राजस्थान के जो अरावली पर्वत श्रृंखला इसमें पाए जाते हैं, जो कि कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा के स्रोत है, यानी अयस्क के रूप में है। इन्हीं से यूरेनियम, थोरियम से परमाणु ऊर्जा, आणविक नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इनका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और केरल में मिलने वाले जो मोनाजाइट रेत है इसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश में भी मतलब इस क्षेत्र में भी ये आता है जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं भी हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित इसके द्वारा किया जा सकता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं और ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलो और लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है, इन सब फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करके। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होगी इनके द्वारा। आगे हम पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशाल पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप जो भी तटवर्ती राज्य इसमें इनकी संभावनाएं अधिक है। महत्वपूर्ण वहाँ पे पवन ऊर्जा फार्म भी लगाए गए हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए भी जाने जाते हैं। ये सब क्षेत्र, ये देखिए पवन चक्कियों का प्रयोग ऐसे किया जाता है और इसकी हवा चलने से टरबाइनें चलते हैं, इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस के बारे में बात करें तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलो व चारकोल की अपेक्षा क्या होती है, इसकी सक्षमता तो अधिक ही होती है। आगे हम देखते हैं कि बायोगैस जो संयंत्र होते हैं ये नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं और पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। गोबर गैस प्लांट होती है किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक तो ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, यानी ऊर्जा मिल जाएगा और उन्नत प्रकार का इनके खाद मिल जाएगा। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है और यह उर्वरक की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और उपलो और लकड़ी को जलाने से होने वाले जो वृक्षों को नुकसान है या जो धुएं, जो विषैले गैसें निकल रही हैं उसको भी रोकने में सहायक है। आगे हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात करें। देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है महासागरीय तरंगों के प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा और सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से भी पानी भीतर इसमें भरा जाता है और इस द्वार बंद होने पे बाद में ही रह जाता है और बाढ़ होता है, बाढ़ के द्वार के बाहर ज्वार उतरने पे बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, तो जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है।
वही कि भारत में खंभात की जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पे गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं भी उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो जो भूतापीय ऊर्जा ये प्राप्त किया जाता है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न किया जाता है, और इससे जो विद्युत मिलती है इसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। इससे उत्पन्न होने वाली पृथ्वी की गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी का जो हम जानते हैं कि जो तापमान है बढ़ता जाता है, तो जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है, और ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाते हैं, और ये इतना तप्त हो जाते हैं कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने में और विद्युत उत्पन्न में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के झरने हैं, चश्मे कहा गया है, चश्मे के साथ इसको झरने जो होते हैं इनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है और दूसरी है लद्दाख में पूगा घाटी, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हिमाचल प्रदेश का जो है मणिकरण के निकट व लद्दाख में है जो पूगा घाटी के यहाँ पे कह सकते हैं कि गर्म जल के झरने हैं जिससे कि भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आइए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की एक आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा तो आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है ही। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी चीजों के लिए क्या है, ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो ऊर्जा के निवेश की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। तो फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर परंपरागत हो, गैर परंपरागत हो, नवीकरणीय हो और अनवीकरणीय तो जो है वो तो होता आ ही रहा है पहले से। नवीकरणीय संसाधनों के विकल्प के रूप में खोज किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में देखें तो ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है, और ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, ये क्या है, ये सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। यानी हम जितना ही इनका संरक्षण करें और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें, यही है पोषणीय ऊर्जा के या सतत विकास के आधार। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में से गिना जाता है, उतने ऊर्जा में सक्षम है नहीं। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए देखें तो हमें एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, जैसे कि प्रदूषण कम हो सकता है। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने के उपकरणों के प्रयोग करें। गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा सा योगदान देकर कहीं न कहीं बहुत बड़ा हम एक क्रांति ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण में। आखिरकार क्या है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। यानी ऊर्जा को बचाकर भी हम एक तरह से ऊर्जा का उत्पादन करने में योगदान कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।